हिंदी। रात्रि के आकाश में रोशनी की एक सिम्फनी नाच रही थी। बैरन निवास। दरवाजा खुला था और मेहमानों का परिचारकों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कारें रात्रि आकाश से एक के बाद एक उतरी और निवास के बाहर खुले स्थान पर पार्क हो गईं। एक एक करके सुंदर वेशभूषा पहने हुए रईस गाड़ियों से उतरे और बैरन के निवास की ओर चल पड़े। एनी ने नौकरानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दरवाजे के पास खड़ी होकर सभी क्षेत्रों से आए मेहमानों का स्वागत किया। वे एक खूबसूरत परिदृश्य की तरह थे जिसने दर्शकों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वांग टेंग ने जो नौकरानियां खरीदी थीं, वे सभी बहुत सुंदर थीं, दिखने में सुंदर थीं और स्वभाव से भी अच्छी थीं। वे अलग अलग नस्लों की थीं और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थीं। पुरुष देशवासियों के लिए यह महज एक दृश्य भोज था। एट नोबल एट। ये रईस लोग भी आम लोगों की तरह ही थे। जब उन्होंने ऐसा खूबसूरत नजारा देखा तो वे अपनी नजरें नहीं हटा पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उन्हें अभी भी गरिमापूर्ण व्यवहार करना था और अपनी नजरें उन पर नहीं टिकानी थीं। मजाक उड़ाए जाने के डर से उन्होंने कुछ नजरें घुमाने के बाद नजरें फेर ली। विस्काउंट चेन आ गया है। वांग परिवार आपको बधाई देने के लिए यहाँ है। बैरन ली आ गया है। जब भी कोई मेहमान आता था तो सम्मान के प्रतीक के रूप में कोई न कोई उसकी स्थिति की घोषणा कर देता था। बहुत से लोग थे जिन्होंने ये खबर सुनी और शो देखने आए। जब उन्होंने नाम सुने तो वे स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। मेहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे या तो कुलीन थे या कुलीन परिवारों के सदस्य। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे आकर नए बैरन को बधाई देंगे। प्रिय पाठकों, आप हमारी सामग्री कॉपी साइट पर पढ़ रहे हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस लिंक https://bit.ly/3nsnqtr को कॉपी करें और खोजें। एक दिन की तैयारी के बाद पूरा निवास आलीशान और उत्तम लग रहा था। भोज का आयोजन पिछवाड़े में किया गया था जो विशाल था और सुखद दृश्य था। पूरा लेआउट बहुत खूबसूरत था। फर्श पर सुनहरे कालीन बिछाए गए थे और चारों ओर फूल लगे हुए थे। रोशनी ऊंची ऊंची लटकी हुई थी और खूबसूरत नौकरानियां भीड़ के बीच घूम रही थीं, जो उत्सव में रंग भर रही थीं। मेहमानों के बैठने से पहले गाना बजाना और नृत्य हुआ। एनी ने जिस संगीतकार को विशेष रूप से आमंत्रित किया था वह सभी के लिए एक शो प्रस्तुत कर रहा था। सामने मंच पर नर्तकियां शानदार नृत्य कर रही थीं। ये सुंदर और मनमोहक था। जब रईसों ने प्रवेश किया तो वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि वांग टेंग विचारशील था। एड्स बाय पब फ्यूचर। भोज भव्य और आलीशान था और इसमें बहुत मेहनत और पैसा खर्च हुआ होगा। रईसों ने स्वीकार किया कि वांग टेंग उनसे बेहतर था। अगर उन्हें इतने कम समय में भोज का प्रबंध करने को कहा जाता तो वे इतनी कुशलता से ऐसा नहीं कर पाते। ये कल्पना करना कठिन था कि वह एक अविकसित ग्रह से था। वह उनसे भी अधिक विलासी था। जब कुलीन लोग अंदर आए तो दासियों ने उन्हें उनकी सीटों तक पहुंचाया। ड्यूक सीटू आ गया है। अचानक वहां शोर मच गया। यहां तक कि पिछवाड़े में बैठे रईस भी खड़े हो गए। यह एक ड्यूक था, कोई साधारण कुलीन नहीं। वह एक मजबूत और शक्तिशाली ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा भी था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे व्यक्तिगत रूप से आएंगे। ये बैरन वांग टेंग वास्तव में एक बड़ा शख्स था। वांग टेंग भी उनका स्वागत करने के लिए आए और जब ड्यूक उनके पास आए तो उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, मैं आपकी अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, ड्यूक सीटू। हा, बैरन वांग टेंग, आप बहुत विनम्र हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक ड्रिंक लेने आया हूँ। सीटू नान मुस्कुराए। अगर ड्यूक सीटू को पीना है तो मैं आपको सबसे अच्छी शराब पेश करूंगा। वांग टेंग मुस्कुराया और इशारा किया, कृपया अंदर आएं। ड्यूक सीटू वांग टेंग का पीछा करते हुए पिछवाड़े की ओर चला गया। उसके पीछे अलग अलग उम्र के युवाओं का एक समूह था जो उत्सुक निगाहों से वांग टेंग को देख रहा था। वे देखना चाहते थे कि इस बैरन वांग टेंग में ऐसी क्या खास बात थी कि उनके कुलपिता उसे इतना पसंद करते थे। क्या उसके 3 सिर थे या 6 हाथ? बैरन वांग टेंग के कार्यों की चर्चा सड़कों पर किंवदंतियों की तरह फैल रही थी। कहा जाता है कि जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो 3000 रून चमक उठे। उसकी प्रतिभा उस राजकुमार से भी ज्यादा थी। क्या ये सच था? बहुत सारे लोग आए थे। सौभाग्य से वांग टेंग ने इस बात को ध्यान में रखा और प्रत्येक परिवार के लिए सीटों की व्यवस्था की। हर परिवार के पास पर्याप्त सीटें थीं और यह युवा लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। अर्ल वांग आ गया है।
ड्यूक स्टीवर्ट आ गया है। जैसे ही वान टेंग ने ड्यूक सीटू के समूह के लिए सीटों की व्यवस्था की, दरवाजे के बाहर से एक और घोषणा हुई। ड्यूक सीटू, कृपया मुझे माफ करें। वान टेंग के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो, आज तुम नायक हो, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं रखूंगा। ड्यूक सीटू हंसा। वान टेंग ने खेद व्यक्त किया और दूसरों का स्वागत करने के लिए बाहर चले गए। ड्यूक सीटू ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसा लग रहा है? वान र। उसके पीछे घूंघट और हरे कपड़े पहने एक लड़की अपनी आंखें घुमा रही थी। वह साधारण कुलीन परिवारों के वंशजों से बेहतर है, सीटू वान र ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यद्यपि वह वान टेंग की प्रशंसक थी, परंतु उसका स्वर अडिग और बर्फ की तरह ठंडा था। उसे कम मत समझो, वह सरल नहीं है, सीटू नान ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। वानर को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, सीटू वानर ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि यह आदमी भी औरतों का लालची है। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सीटू नान ने आश्चर्य से पूछा। क्या उनकी बेटी गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी? चारों ओर सुंदर नौकरानियां हैं। वह कल ही निवास में रहने आया है। ये नौकरानियां शायद दासियां हैं जिन्हें अस्थायी रूप से खरीदा गया था। एक सरदार के लिए इस गुणवत्ता की नौकरानियां सस्ती नहीं है, लेकिन वह इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। वह महिलाओं का लालची कैसे नहीं हो सकता? सीटू वान र ने शांति से उत्तर दिया। आहा, तुमने जो कहा वह सही है। सीटू नान ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वान टेंग का बचाव किया। लेकिन वह एक आदमी है, ये समझ में आता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा रईस आते गए। अंत में कुछ ड्यूक और अर्ल भी आए। बेशक उनमें से कुछ ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होकर अपने आदमियों को अपनी जगह भेजा। ये लोग या तो वान टेंग को नीची नजर से देखते थे या फिर उसके दुश्मन थे। वान टेंग को नहीं पता था कि उसने उन्हें कैसे नाराज किया, लेकिन रईसों के बीच संबंध जटिल थे। कई रईस अपने साथ युवा पीढ़ी को भी लेकर आए थे, इसलिए मेहमानों की संख्या बढ़ती गई। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ब्रह्मांड में होने वाली प्रमुख घटनाओं या उभरती हुई प्रतिभाओं के बारे में बात कर रहे थे। यह एक जीवंत दृश्य था। युवा मित्र एक साथ इकट्ठे हुए और खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग ताज़ा खबरों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि अन्य अफवाहों का आदान प्रदान कर रहे थे। पाका परिवार आ गया है। अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सभी लोग चुप हो गए। पाकर्स, क्या उन्हें वान टेंग से कोई दुश्मनी नहीं थी? वे यहाँ क्यों आए थे? वान टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक तीखी नजर चमक उठी। लोगों का एक समूह अंदर आया। नेता एक हृष्ट-पुष्ट बुजुर्ग था जिसकी दाढ़ी आग जैसी लाल थी। उसके माथे पर लाल लौ का प्रतीक था। उसका आभामंडल जबरदस्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वल्तेरू और सिंक्लेमोन आज्ञाकारी ढंग से बुजुर्ग के पीछे पीछे चले। युवा भी आए थे। एंड्रेस उनमें से एक था। ये बताना आसान था कि वे सिर्फ वान टेंग को बधाई देने नहीं आए थे। अरे वाह, यह पाका परिवार का ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा है ना? वह यहाँ क्यों है? कई लोगों ने बुजुर्ग को देखकर धीमी आवाज में पूछा। ये तो सिर्फ एक बैरन का भोज है। ये प्राचीन वस्तु यहाँ क्यों है? ऐसा लगता है कि भोज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। दूसरी ओर ड्यूक सीटू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। पिताजी, पाका परिवार क्या चाहता है? सीटू वान र ने उत्सुकता से आवाज संचारण का उपयोग करते हुए पूछा। कौन जानता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अच्छी बात है। हम्फ, एक ग्रैंड ड्यूक एक बैरन को क्यों निशाना बना रहा है? क्या उन्हें ये शर्मनाक नहीं लगता? क्या उन्हें लगता है कि वे इस शहर में कुछ भी कर सकते हैं? सीटू नान ने नाक भान सिकोड़ी। वे हर किसी से ऊपर रहने के आदी हैं, इसलिए ये सामान्य है कि वे इस तरह से व्यवहार करेंगे, सीटू वान र ने शांति से कहा। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वल्टेरू आगे बढ़े और कहा, बैरन वान टेंग, हम आपको बधाई देने आए हैं। आप हमारा स्वागत करेंगे, है ना? उनकी आंखों में घृणा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस भोज का मजाक उड़ा रहे हों। बेशक, प्रसिद्ध पाका परिवार मुझे कुछ सम्मान देने को तैयार है। कृपया बैठिए, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं किया। उन्होंने नौकरों से उनकी सीटें व्यवस्थित करने को कहा और उनके साथ आम मेहमानों की तरह व्यवहार किया। पाका परिवार के सदस्यों के चेहरे काले पड़ गए। छोटे बच्चे नाराज थे। वान टेंग उन्हें नीची नजर से देख रहा था। सीटू वान र दंग रह गई।
उसने मुड़कर सीटू नान की तरफ देखा और आवाज में पूछा, क्या बैरन वान टेन हमेशा से इतने बहादुर रहे हैं? हा, अच्छा लड़का, वह मेरे बचपन जैसा है। सीटू नान जोर से हंसा। सीटू वान र ने शरारत से अपनी आंखें घुमाईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये दृश्य देखकर अन्य रईस भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया। वे वान टेन की हिम्मत से हैरान थे। साथ ही उन्होंने उसे मौन श्रद्धांजलि दी। उन्हें लगा कि वह किस्मत को ललचा रहा है। वान टेन, पाकर्स को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड्रेस ने उसे गुस्से से डांटा। एट नोबल एट। मैंने ऐसा कब किया? वान टेन ने उलझन में पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि एंड्रेस क्या कह रहा था। हमारा पाकर परिवार एक ड्यूकल परिवार है, लेकिन आपने हमारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं किया। क्या ये हमारा अपमान नहीं है? एंड्रेस ने ठंडे स्वर में कहा। ये सही नहीं है। मैं इस बैरन की सेवा कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारे आने की वजह से अपने सभी मेहमानों को बाहर निकालना पड़े तो मैं उनका अनादर करूंगा, वान टेंग ने शांति से जवाब दिया। बैरन वेली का चेहरा काला पड़ गया। वह लगभग बेहोश हो गया। तुमने मुझे अंदर क्यों खींचा? बैरन वेली ने गुस्से से वान टेंग की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह एक अदृश्य व्यक्ति था। उसने चुप रहने का निर्णय लिया। आप बहस कर रहे हैं? एक बैरन की तुलना पाकर से कैसे की जा सकती है? एंड्रेस ने पूछा। क्या आप ये कह रहे हैं कि यदि आपका पाकर परिवार यहाँ है तो मुझे अन्य सभी रईसों की उपेक्षा करनी होगी और केवल आपकी सेवा करनी होगी? वान टेंग ने जवाब दिया। एंड्राइस की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। यहां तक कि वाल्टेरू और सिम्क्लिमोन के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। उनकी निगाहें थोड़ी सी टिमटिमाने लगीं। कितना दुष्ट छोटा सा बदमाश है वह। वह सभी रईसों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। उनके आसपास के कुलीन लोग जानते थे कि वान टेंग उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। इस समय कोई धीरे से हंसा और एक बुरी आवाज सुनाई दी। बैरन वान टेंग, मुझे आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिला है। आपने मुझे चौंका दिया है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही वह पाकर परिवार का ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। वान टेंग की नजरें तेज हो गईं जब उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति अपना मुंह खोल रहा है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? जब मैंने अतीत में ब्रह्मांड की यात्रा की थी तो दूसरों ने मुझे उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की उपाधि दी थी। बलवान बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। यह उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु है। वहां हंगामा मच गया। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान बहुत समय से प्रसिद्ध थे और कई साल पहले एकांतवास में चले गए थे। वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। अगर उनका नाम न होता तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। हालांकि हर कोई उनके नाम से परिचित था। वान टेंग ने सभी के हाव भाव पर नजर डाली और उसे पता चल गया कि उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु कोई आसान किरदार नहीं है। उसका दिल डूब गया, लेकिन वह भाव शून्य रहा। उसने ज्ञान प्राप्त करने का नाटक किया और कहा, तो आप उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु हैं। मैंने आपके बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सब लोग। माहौल तनावपूर्ण और गंभीर था, लेकिन किसी कारण से वान टेंग की अतिरंजित प्रतिक्रिया के कारण माहौल ठंडा पड़ने लगा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने अपनी भौहें उठाई और अर्थपूर्ण स्वर में कहा, युवा लोगों को जीवन से भरपूर होना चाहिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं हो सकते। अगर आप बहुत ज्यादा उछल कूद करेंगे तो एक दिन अनजाने में ही आपकी मृत्यु हो सकती है। आप सही कह रहे हैं। वान टेंग ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। ये युवा लड़का अभी भी उससे डरा हुआ था। जब सभी को लगा कि वान टेंग हार मान रहा है, तभी उन्होंने फिर से यह आवाज सुनी। एंड्रेस, क्या तुम सबने सुना कि उसने क्या कहा? तुम्हारे बड़े तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। उनके शब्दों को मत भूलना। पफट। सभी लोग लगभग अपना पानी थूकने लगे। उसकी हरकतों ने उन्हें चौंका दिया। वान टेंग को ऐसा कहने की हिम्मत कहां से मिली? उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु उसे शिक्षित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दिखावा किया कि वे पाकस की युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा वे इससे इनकार नहीं कर सकते थे। युवा हताश दिख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका गला घोंट दिया गया हो। दम घुट रहा था। वल्टेरू और सिम्क्लेमोन को अपने होठों के कोनों में कंपन महसूस हुआ।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी उलझन भरी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने हृदय में कई बार कोसा और अंततः उसे समझ में आया कि क्यों वल्तेरू और अन्य लोगों ने इस बदमाश के बारे में बात करते समय ऐसा भाव व्यक्त किया था। यह एक परेशान करने वाला बच्चा था। ब्रह्मांड के स्वामी, आप पहले क्यों नहीं बैठ जाते? अगर आप प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते रहेंगे तो कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा, वांग टेंग ने कहा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी को कभी इतनी निराशा नहीं हुई थी। फिर भी वांग टेंग ने ऐसा किया। वह सूंघता हुआ परिवार के बाकी सदस्यों के साथ एक खाली मेज पर बैठ गया। पाका परिवार के बैठ जाने के बाद भोज का माहौल थोड़ा शांत हो गया। हालांकि सभी जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। पाका के इरादे अच्छे नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि भोज शुरू होने के बाद वे अचानक वांग टेंग को निशाना बना लेंगे। वे जानते थे कि वे ऐसा करने में सक्षम हैं। रईस लोग पाका परिवार और वांग टेंग के बीच के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे भोज में भाग लेकर पहले से ही उसे बदनाम कर रहे थे। उन्हें परिणाम की परवाह नहीं थी। भोज में मौजूद बहुत से लोग उत्सुकता से भरे हुए थे। वे देखना चाहते थे कि बैरन वांग टेंग इस स्थिति से कैसे निपटेंगे और यह भोज कैसे समाप्त होगा। बहुत से लोगों को वांग टेंग से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। हो सकता है कि वह पाकस से बात करता, लेकिन वे सिर्फ शब्द थे, इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा उसने पाकस से उग्र फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड को और भी नाराज कर दिया था। इस समय पाका परिवार इस जगह को अपने घर की तरह मान रहा था। वे वहां बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहे थे। युवा भी हंस रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। वे कभी कभी वांग टेंग पर मुस्कुरा भी रहे थे। उनमें से कोई भी उसके साथ सम्मान से पेश नहीं आ रहा था। सबको लगा कि पाका परिवार हद पार कर गया है। वे वांग टेंग के साथ सहानुभूति रखने लगे। हालांकि वांग टेंग ने कोई भाव प्रकट नहीं किया। उसने उनकी ओर देखा तक नहीं और शांति से अपने मेहमानों का स्वागत करता रहा। धीरे धीरे समय इसी माहौल में बीतता गया। भोज शुरू होने का समय नजदीक आ रहा था। सबको लग रहा था कि अब कोई महत्वपूर्ण पात्र नहीं आएगा। बैरन वांग टेंग, पाका परिवार आज सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप यह नहीं जानते, इंड्रेस ने हंसते हुए कहा। ये सही है, हम आकर तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। दूसरे ग्रैंड ड्यूक नहीं आएंगे, पाका परिवार के एक और युवक ने सहमति में चिल्लाया। एट नोबल बनेट एट। भोज जल्दी शुरू करो, हमें भूख लग रही है, एक और व्यक्ति चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सीटू वान र ने कहा। पाका परिवार नियंत्रण से बाहर हो रहा है। अब उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है। सीटू नान ने नाक भान सिकोड़ी। वह बोलना चाहता था। अचानक चीख पुकार सुनाई दी। ये सिर्फ एक चिल्लाहट नहीं थी, ये नामों की एक पूरी सूची थी। प्रिय पाठकों, आप हमारी सामग्री कॉपी साइट पर पढ़ रहे हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस लिंक 39 HPCN6J को कॉपी करें और खोजें। सेकेंडरी करियर अलायंस से ग्रैंड मास्टर हुआ युआन बैरन वांग टेंग को बधाई देने आए हैं। सेकेंडरी करियर अलायंस से ग्रैंड मास्टर हेरोल्ड बैरन वांग टेंग को बधाई देने आए हैं। सेकेंडरी करियर अलायंस से ग्रैंड मास्टर किर्टन बैरन वांग टेंग को बधाई देने आए हैं। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर मोडे बैरन वांग टेंग को बधाई देने आए हैं। सेकेंडरी करियर अलायंस से ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड वांग टेंग को बधाई देने आए हैं। सेकेंडरी करियर अलायंस से ग्रैंड मास्टर्स के आगमन ने रईसों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे सभी असमंजस की स्थिति में थे। यह क्या था? यहां इतने सारे ग्रैंड मास्टर क्यों थे? वे 10 से ज्यादा थे। ये बहुत डरावना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे विस्मय में थे और ध्यानमग्न होकर प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। पाका परिवार के सदस्य भी हैरान थे। अगर सिर्फ एक या दो ग्रैंड मास्टर ही आते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वे बहुत ज्यादा थे। वांग टेंग को इतना प्रभाव कब मिला? उसने इतने सारे ग्रैंड मास्टरों को आमंत्रित करने का प्रबंधन कैसे किया? वांग टेंग ने जब उनके हाव भाव देखे तो वह मुस्कुराया। वह रहस्यमयी आभा के साथ खड़ा हुआ और ग्रैंड मास्टर्स का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। जब ग्रैंड मास्टर्स अंदर आए तो ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड, जो आगे थे, मुस्कुराए और बोले, मिस्टर वांग टेंग, क्या हम बहुत देर से आए हैं? इतने सारे लोगों की मौजूदगी में उन्होंने उसे ग्रैंड मास्टर वांग टेंग नहीं कहा। अन्य ग्रैंड मास्टर भी उसे बधाई देने और अभिवादन करने आए। तुम ठीक समय पर आए। वांग टेंग मुस्कुराया।
हालांकि कोई अधीर हो रहा था और मुझसे भोज शुरू करने का आग्रह कर रहा था। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो शायद बहुत देर हो जाती। ये सुनकर सभी की निगाहें अजीब हो गईं। वे पाकर परिवार की ओर देखने लगे। पाकर परिवार, उससे भोज शुरू करने का आग्रह। उसने उन्हें भूखे भूतों की तरह आवाज दी। पाकर परिवार बहुत क्रोधित था। वे इतने निराश थे कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। ये कमीना बहुत क्रूर था। वह घिनौना था। वे उस युवक को घूर रहे थे जिसने अभी अभी वान टेंग पर चिल्लाया था। वह एक बेवकूफ था। अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया होता तो पाकर इतने शर्मिंदा नहीं होते। सीटू नान लगभग अपनी जांघ पर थपकी देकर हंसना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। कितने अफसोस की बात है। यहां तक कि ठंडी और दूर रहने वाली सीटू वान र भी अपनी मुस्कान को नियंत्रित नहीं कर सकी। सौभाग्य से उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था जिससे उसका भाव छिपा हुआ था। केवल उसकी थोड़ी मुड़ी हुई आंखें ही दिखाई दे रही थीं। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों ने भी अजीब माहौल को महसूस किया। उनकी नजर कमरे में मौजूद लोगों पर पड़ी। पाकर कोई भी बता सकता था कि वान टेंग उन्हीं की ओर इशारा कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वान टेंग ने इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं की। उन्हें एक बार परेशान करना ही काफी था। उन्होंने ग्रैंडमास्टर्स का स्वागत किया और उन्हें उनकी सीटों पर ले गए। कृपया बैठ जाएं। क्या हो रहा है? ये सभी ग्रैंडमास्टर्स क्यों आए हैं? उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने भौहें सिकुड़ी और आवाज संचरण का उपयोग करके वाल्टेरू और अन्य लोगों से पूछा। मुझे भी नहीं पता। वाल्टेरू अचंभित रह गया। क्या वे दोस्त इसलिए बन गए क्योंकि वान टेंग ने लाइटनिंग एसेंस किट को सेकेंडरी करियर अलायंस को बेच दिया था? सिंक्लेमन ने सोचा। क्या दोस्ती सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि उसने उन्हें लाइटनिंग एसेंस किट बेचा था? मुझे नहीं पता था कि ग्रैंडमास्टर्स से दोस्ती करना इतना आसान है, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने गुस्से से जवाब दिया। सिंक्लेमॉन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वे अकेले ही उलझन में नहीं थे। दूसरे रईस भी हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि वान टेंग ने इन दादाओं से कब दोस्ती कर ली। वे धीमी आवाज में चर्चा करने लगे, अपने रिश्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगे। साथ ही वे वान टेंग के नेटवर्क को एक नई रोशनी में देखने लगे। कुछ देर बाद और भी घोषणाएं सुनाई दी। वे सभी महानुभावों की थीं। जियान परिवार आ गया है। जी परिवार आ गया है। कैवेंडिश परिवार आ गया है। हर कोई हैरान था। पाका परिवार के अलावा और भी कई ग्रैंड ड्यूक इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनमें से 3 तो थे ही। अब देखने के लिए एक अच्छा शो था। क्या इन 3 ड्यूकों के साथ भी पाका परिवार वान टेंग के लिए चीजें मुश्किल बना देगा? पाका परिवार भी स्तब्ध था। वे एक दूसरे को गंभीरता से देख रहे थे। वे अभी भी विभिन्न ग्रैंडमास्टर्स के आगमन को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि ये 3 ग्रैंड ड्यूक परिवार क्यों आए थे। वान टेंग की प्रतिभा थोड़ी अधिक थी। वे सब क्यों आए? 3 अन्य महान राजकुमार भी यहाँ थे। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी ने वान टेंग को बिना किसी भाव के घूर कर देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। हालांकि जब उसने 3 परिवारों को अंदर आते देखा तो उसकी आंखें तिरछी हो गईं। उसे लगा जैसे उसने किसी अप्रत्याशित व्यक्ति को देख लिया हो। तीनों महान राजकुमारों के आगमन से भोज का माहौल और भी जीवंत हो गया। अब भोज शुरू होने का समय आ गया था। भोज के दौरान एक अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशंस संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस भोज का माहौल अद्भुत था। तीनों महान राजकुमारों की उपस्थिति में सभी को कम तनाव महसूस हुआ। अगर सिर्फ एक ग्रैंड ड्यूक होता तो वे चिंतित और भयभीत होते, लेकिन 3 ग्रैंड ड्यूक के आने से दबाव उन पर आ गया। बेशक ग्रैंड ड्यूक परिवारों के लिए बहुत अधिक दबाव नहीं था। उनके परिवारों की शक्ति सभी एक जैसी थी। हालांकि ये खूनी कत्लेआम का दृश्य प्रतीत हुआ। हर कोई विभिन्न ग्रैंड ड्यूक परिवारों के बीच तनाव को महसूस कर सकता था। लेकिन जब उन्होंने मेजबान वान टेंग को शांत और संयमित देखा तो उनके मन में उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा की भावना उत्पन्न हुई। इस आदमी की मानसिकता बहुत मजबूत थी। सीटू वान र और सीटू नान ने देखा। उनकी निगाहें आश्चर्य से भरी थीं। तीनों ग्रैंड ड्यूक यहाँ क्यों हैं? सीटू वान र ने ध्वनि संचरण का उपयोग करते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे नहीं पता। सीटू नान ने अपना सिर हिलाया। उसने आवाज में जवाब दिया, मैंने 3 ग्रैंड ड्यूक और बैरन वान टेंग के बीच किसी भी रिश्ते के बारे में कभी नहीं सुना। हालांकि तीनों ग्रैंड ड्यूक को उससे बहुत उम्मीदें हैं।
आखिरकार उसने सीढ़ियों पर चढ़ते समय उस राजकुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत से लोग अभी भी उसकी प्रगति देखने का इंतजार कर रहे हैं। वांग टेंग ने भले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं लगता कि वह राजकुमार से आगे निकल सकता है। अगर वह राजकुमार की आधी उपलब्धियां भी हासिल कर लेता है तो यह आश्चर्यजनक होगा, C21 ने जवाब दिया। आइए इंतजार करें और देखें। तीनों ग्रैंड ड्यूक यहाँ हैं। वे जरूर कुछ करेंगे, C29 ने शांति से कहा। उसी समय कई अन्य लोग आपस में बातें कर रहे थे। वे भी ग्रैंड ड्यूक के बारे में बात कर रहे थे। देखो, जी परिवार से एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा आया है। क्या ये वही बुजुर्ग है? वह जाना पहचाना सा लगता है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। वह संभवतः जी परिवार का पूर्वज है। जियांग परिवार से आए लोगों का भी उच्च दर्जा है। ये स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा जियांग हानफेग है। जियांग हानफेग बहुत शक्तिशाली है। उसके पास ग्रैंड ड्यूक की उपाधि पाने का अच्छा मौका है। वह वांग टेंग को बधाई देने आया था। हे भगवान! ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा बोला और उनके बेटे DQ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे कैवेंडिश परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं। बोला को कैवेंडिश परिवार की ग्रैंड ड्यूक उपाधि विरासत में मिलने की बड़ी उम्मीद है। DQ कैवेंडिश परिवार की एक महान प्रतिभा है। उसकी प्रतिभा और क्षमता दोनों ही शक्तिशाली हैं। उसे साम्राज्य की प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 30 में स्थान दिया जा सकता है। वह वांग टेंग के करीब लगता है। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? ये बात समझ में आ जाएगी। क्या आप चैम्बर को भेजी गई रिपोर्ट के बारे में भूल गए हैं? बैरन वांग टेंग नंबर 4 रक्षा गृह से DQ के साथ वापस आए थे। ओह हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र था। मैंने इसे ध्यान से नहीं देखा। मुझे डर है कि कैवेंडिश परिवार ने जानबूझकर इसे संक्षिप्त रखा, इसलिए हम में से कई लोगों ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने भौहें सिकुड़ी। उसने खुद से कहा, वह बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है? वह मुझे ठीक लग रहा है। उसकी नजर जी परिवार के ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग पर पड़ी। वह इस बूढ़े आदमी को जानता था। जी परिवार के ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग ने उसकी निगाह को भांप लिया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। उसने उसे नमस्कार करने का कोई इरादा नहीं दिखाया और अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। इस समय वांग टेंग खड़ा हुआ और अपने आसपास का माहौल देखने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सब लोग शांत हो गए। मेरे भोज में आने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास उठाया। मुझे सभी के लिए टोस्ट पेश करने दें। उसने अपना सिर उठाया और शराब का घूंट पी लिया। एट नोबल बनेट एट। हा, आप बहुत विनम्र हैं। ठीक है, तुम इतने विनम्र क्यों हो? हम सभी महान कियान साम्राज्य के नागरिक हैं। आइए भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखें। बैरन वांग टेंग असाधारण व्यक्ति होंगे जो इतनी कम उम्र में इतनी योग्यताएं हासिल कर पाए। हमें उन्हें टोस्ट देना चाहिए। मेहमान ने उत्साह से जवाब दिया। सभी मेहमान विनम्र थे और उन्होंने टोस्ट का जवाब देने के लिए अपने कप उठाए। वहां उपस्थित युवा लोग ईर्ष्यालु महसूस करने लगे। बैरन वांग टेंग उनके समकक्ष थे, लेकिन वे पहले से ही सुर्खियों में थे। सभी रईसों ने उनका सम्मान किया और उनके साथ विनम्रता से पेश आए। वे उन्हें अपने स्तर का व्यक्ति मानते थे। इन युवाओं के लिए वांग टेंग उनका आदर्श थे। एनी मेहमानों की सेवा करने के लिए नौकरों को आदेश दे रही थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे अपने मालिक के बारे में और भी गहरी समझ हो गई। उन्हें हाल ही में वांग टेंग ने खरीदा था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि वह किस तरह का व्यक्ति था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और वह किस स्थिति में था। इसलिए अब दृश्य ने निस्संदेह उन्हें बहुत उत्तेजित किया। कई रईस सिर्फ अपने मालिक को बधाई देने आए थे। मेहमानों में अर्ल, ड्यूक और यहां तक कि ग्रैंड ड्यूक भी शामिल थे। पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इन लोगों से मिल पाएंगे, लेकिन अब वे उनकी आंखों के सामने तैर रहे थे। यदि उनके चारों ओर तेज आवाजें न होती तो वे सोचते कि वे सपना देख रहे हैं। इस भयावह प्रभाव से यह सिद्ध हो गया कि उनका स्वामी कोई साधारण सरदार नहीं था। यह विचार अनियोजित रूप से एनी और अन्य नौकरों के मन में आया। बर्था ने दिव्य मंच के पहरेदारों का नेतृत्व किया और बैरन के निवास के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने भोज की जीवंत छवि भी देखी और अभी भी अचंभित थे। शुरू में अपनी ताकत पर भरोसा था।
वह ब्रह्मांड स्तर की दिव्य आत्मा गुरु थी, इसलिए वह वांग टेंग जैसे ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं को नीची नजर से देखती थी। भले ही वह एक गुलाम थी और उसे उसके अधीन रहना पड़ा, फिर भी वह आश्वस्त नहीं थी। हालांकि जब उसने भोज देखा तो उसे अंततः समझ में आ गया कि ब्रह्मांड स्तर का दिव्य आत्मिक गुरु उसके गुरु की तुलना में कुछ भी नहीं था। आज बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। वहां न केवल स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे, बल्कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी थे। उसके जैसी ब्रह्मांड स्तर की दिव्य आत्मा गुरु महत्वपूर्ण नहीं थी। वह वांग टेंग को नीचा दिखाने के योग्य नहीं थी। अब लगभग समय हो गया है, चलो शुरू करते हैं, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। मैंने आज एक दावत तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि यह सभी के लिए पर्याप्त होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नौकरों ने आकर पहले से तैयार भोजन और शराब लाकर रख दी। वांग टेंग ने इन चीजों पर बहुत पैसा भी खर्च किया था। वे उच्चतम गुणवत्ता के थे। जब रईसों ने व्यंजन देखे और भोजन का स्वाद लेना शुरू किया तो वे दंग रह गए। ये स्वाद, यह शायद किसी फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर का है। और यह बढ़िया शराब, शायद इसे सदियों से रखा गया है। कितना दुर्लभ है। ये फल भी स्वादिष्ट होते हैं, कुछ तो दुर्लभ भी होते हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसे हों तब भी आप इन्हें खरीद ना पाएं। एट नोबल बनेट एट लावा दलदल से निकलने वाले इस अग्नि हृदय फल की तरह इन्हें फल देने में 3 साल लगते हैं और यह अत्यंत दुर्लभ है। आम लोग इसे खरीद नहीं पाएंगे। और यह सफाई करने वाला स्पिरिट फल सफेद जैद अंगूर, अच्छी चीजें, अच्छी चीजें। बैरन वांग टेंग बहुत उदार हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें तैयार की हैं। हम आज इसका आनंद ले सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक के बाद एक विस्मयकारी शब्द आने लगे। रईसों ने दुनिया का अपना उचित हिस्सा देखा था। हालांकि वे अभी भी आश्चर्यचकित थे। वे देख सकते थे कि वांग टेंग ने कुछ खास तैयार किया था। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया। आखिरकार बहुत से ऐसे व्यंजन थे जिनका आनंद वे रोज नहीं ले पाते। आज वाकई उनके लिए दावत थी। आसपास के नौकरों और पहरेदारों को देखकर रईस भी आश्चर्यचकित थे। हर नौकरानी बिना किसी अपवाद के आकर्षक सुंदर थी, और पहरेदार सभी कम से कम दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा थे। वहां खड़े होने मात्र से ही दूसरों को डर का एहसास होता था। एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा के लिए ये कुछ भी नहीं था। हालांकि ये सिर्फ एक बैरन का निवास था और वांग टेंग ने हाल ही में इस निवास को संभाला था। उसे ये सब कहां से मिला? ये तो बहुत ज्यादा खर्चीला था। पाका परिवार और अन्य लोग खुश नहीं थे। वांग टेंग का भोज जीवन था और हर कोई प्रशंसा से भरा था। उन्हें उसका मजाक उड़ाने का भी मौका नहीं मिला। यदि वे ऐसी स्थिति में भी नुक्स निकालते रहे तो वे स्वयं को शर्मिंदा कर रहे होंगे। वांग टेंग ने टोस्ट बनाने के लिए खड़े हुए, खासतौर पर ड्यूक और कुलीन परिवारों के लिए। चूंकि वे यहाँ व्यक्तिगत रूप से आए थे, इसलिए उन्हें कुछ सम्मान दिखाना था, अन्यथा उन्हें असभ्य माना जाएगा। वह सबसे पहले कैवेंडिश परिवार के पास आया। सर बोला, भाई डीक्यू, आने के लिए धन्यवाद। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, डीक्यू ने सहजता से कहा और उनके गिलास टकराए। तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? चूंकि तुमने डीक्यू को अपना भाई कहा है, इसलिए तुम मुझे अंकल ही कह सकते हो। बोर्ला ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। मुझे लगता है मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, वांग टेंग ने जवाब दिया। अंकल बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम वाकई एक आश्चर्यजनक व्यक्ति हो। तुमने वास्तव में काओ होंटू को बाहर निकाल दिया। डी क्वी ने अपनी शराब खत्म की और आश्चर्य से वांग टेंग को देखा जैसे वह उससे पहली बार मिल रहा हो। मैं बस भाग्यशाली था, वांग टेंग मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ किस्मत की बात थी। मैंने इसके बारे में सुना है। तुमने फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में काओ होंटू और सिंक्लेमोन को नाराज कर दिया। यहाँ तक कि 2 स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा भी तुम्हें संभाल नहीं पाए। डीक्यू ने पाकर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं भाग्यशाली था कि मुझे स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा की मदद मिल सकी। वांग टेंग ने आंखें मूंद ली और इसका श्रेय एन लेन को दिया। मुझे भी पता है। वह मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा कहाँ है जिसने आपकी मदद की थी? बोर्ला ने पूछा। वह यहाँ नहीं है क्योंकि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं है, वांग टेंग ने जवाब दिया। जब आपके पास समय हो तो मुझे उससे मिलवाएं। मुझे इस मेचा हेवन स्टेज मार्शल योद्धा में बहुत दिलचस्पी है, बोर्ला ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। चाचा, आप एक बुजुर्ग हैं, लेकिन आप उसे मुझसे नहीं छीन सकते। वांग टेंग फूट फूट कर रोया। ओह, तो आप उसे भर्ती करना चाहते हैं?
बोरला ने आश्चर्य से पूछा। मुझे दूसरों को रोकने के लिए उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। तुम कमाल हो, तुम तो स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को भी भर्ती कर सकते हो। लगता है कि वह मेचा भी तुम्हारे साथ रहने का इरादा रखता है। बोरला की आंखें चमक उठी। ये भाग्य है, ये सब भाग्य है। वांग टेंग हंसा। डीक्यू चौंक गया। उसे उससे आखिरी बार मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वांग टेंग पहले से ही एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा की भर्ती करने में सक्षम था। जब वह पहली बार महान कियान ग्रह पर आया था तो उसके पास कोई प्रभाव या पृष्ठभूमि नहीं थी। वह एक छोटी मछली की तरह था जो एक छोटी सी धारा से समुद्र में गिर गई थी। उसे कोई भी पूरा निगल सकता था। लेकिन अब वांग टेंग ने न केवल काओ होन्टू को हराकर बैरन की उपाधि प्राप्त कर ली थी, बल्कि उसने अपने चारों ओर एक सेना भी इकट्ठा कर ली थी। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। वांग टेंग ने जी परिवार के पास जाने से पहले कुछ देर बातचीत की। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित वैयक्तिकृत सामग्री सब एक ही स्थान पर। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित वैयक्तिकृत सामग्री सब एक ही स्थान पर। डिस्कवरी फीड। अनुशंसित सामग्री पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आश्चर्यचकित था कि जी परिवार से एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा आया था। हालांकि बुजुर्ग बहुत संयमित था, वांग टेंग बता सकता था कि वह शक्तिशाली था। वह निश्चित रूप से एक स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा नहीं था। जब उसने सुना कि सभी ने क्या कहा था तो वह अपनी पहचान प्राप्त करने में कामयाब रहा। जैसे ही वांग टेंग आया, जी युवानकी मुस्कुराए। मिस्टर वांग टेंग, क्या आप हैरान हैं? ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी आएंगे। वांग टेंग मुस्कुराया। ये बूढ़ा आदमी बिना बुलाए ही आ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने ठहाका लगाया। ऐसा मत कहो, तुम्हारा मेरे घर आना मेरे लिए सम्मान की बात है। हा हा हा, बुजुर्ग हंसा। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा, वरना ये बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं होता। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आखिरी वाक्य वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए कहा गया था। ये स्पष्ट था कि वह इस तरह के अवसर पर इसे जोर से नहीं कहना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। आप बहुत विनम्र हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग टेंग ने भी वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके जवाब दिया। वह बहुत खुश था। जब जी युवानकिंग ने 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली खरीदी थी तो उसने बताया था कि जी परिवार उस पर एहसान करता है। अब उसके पास ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की गारंटी थी। यह एहसान पत्थर में तय था। वास्तव में उसे जी परिवार से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं थी। ये पहले से ही प्रभावशाली था कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा ने उस पर एहसान किया था। फिर वह जियांग परिवार के पास गया और उनसे बातचीत की। बैरन वांग टेंग, ये मेरे बेटे और बेटी हैं, जियांग वेइशिंग और जियांग चेनेक्सी। जब भी समय मिले आप युवा आपस में मिलजुल सकते हैं। जियांग हानफेग ने पीछे खड़े 2 युवाओं की ओर इशारा करते हुए कहा। वांग टेंग ने जियांग हानफेन के पीछे देखा और 2 उत्कृष्ट युवाओं को देखा। वह आदमी सुंदर और आकर्षक था और उसकी आंखों में गर्व का भाव था। उसने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया। इसे अभिवादन माना गया। वह महिला सुंदर थी, उसकी त्वचा चमकदार थी और वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी लंबी स्कर्ट उसके सुंदर शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो विशेष रूप से आकर्षक थी। चाहे वे कहीं भी हों, ये जोड़ी निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ होगी। वे सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। वांग टेंग मन ही मन हैरान रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कुलीन थे। उनकी आभा अतुलनीय थी। बेशक वांग टेंग और उनके बीच एक अंतर था। उसकी आभा बहुत खास थी और उसके अनुभवों की तुलना उनके अनुभवों से नहीं की जा सकती थी। उसके सुंदर चेहरे के अलावा उसकी आंखें सितारों की तरह गहरी थीं। वे लोगों को अपनी ओर खींचती थीं। यही कारण था कि जियांग वेइशिंग खुश नहीं था। उसे लगा कि वांग टेंग उससे ज्यादा घमंडी है। हालांकि जियांग चेनेक्सी ने इसे नहीं दिखाया, लेकिन वह पहले से ही वांग टेंग में थोड़ी दिलचस्पी रखती थी। आखिरकार किसी की शक्ल बहुत मदद करती है। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं योग्य नहीं हूँ। बैरन वांग टेंग ने राजकुमार द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तुमसे कमतर हूँ, जियांग वेइशिंग ने शांति से कहा। वांग टेंग ने जियांग वेइशिंग के स्वर में व्यंग्य महसूस किया। उसका हाव भाव अचानक अजीब हो गया। उसे हवा में सिरके की गंध क्यों आई? क्या जियांग वेइशिंग उससे ईर्ष्या करता था? भाई वेइशिंग, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
मैं सिर्फ किस्मत वाला था, मुझे नहीं पता कि जब मैं चढ़ रहा था तो सीढ़ियों ने अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया। मुझे दुख होता है कि हर कोई यह भी जानता है, वांग टेंग ने दुखी होकर कहा। जियांग वेइशेन की अभिव्यक्ति ठिठक गई। सुनो सुनो, क्या तुम्हें यही कहना चाहिए? पता नहीं रिकॉर्ड कैसे टूटा। यदि आप एक साधारण पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ गए तो क्या आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये व्यक्ति निश्चित रूप से शेखी बघार रहा था। जियांग हानफेंग और जियांग चेनेक्सी हंसी और आंसुओं के बीच फंस गए। उन्हें लगा कि वांग टेंग थोड़ा बेशर्म है। जब उसने ये कहा तो वह शर्माया भी नहीं। जियांग चेनेक्सी ने कहा, बैरन वांग टेंग एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैं बस मजाक कर रहा हूं। कृपया इसे सच न माने, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियांग हानफेंग और अन्य लोग हंसे। वांग टेंग जियांग परिवार के साथ ज्यादा समय तक नहीं रुका। उसे कई अन्य मेहमानों की भी देखभाल करनी थी। वो हर जगह जाता था और सभी से मिलता जुलता था। यह अच्छी बात थी कि योद्धाओं में शराब पीने की अच्छी सहनशीलता होती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह सभी मेहमानों की खातिरदारी करने के बाद नशे में धुत हो जाता। रईसों के अलावा सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंडमास्टर भी महत्वपूर्ण अतिथि थे। वे उससे बधाई देने के लिए एकत्र हुए। वांग टेंग ने उनका पक्ष स्वीकार कर लिया। सभी को टोस्ट देने के बाद वांग टेंग अपनी सीट पर लौट आया। हालांकि कोई नाखुश था। पाका परिवार क्रोधित था। ये बहुत ज्यादा था। वांग टेंग को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए टोस्ट पेश किया। ये तो बहुत ज्यादा था। युवा लोग एक दृश्य बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने वल्तेरू को देखा जो खड़ा हुआ और बोला, बैरन वांग टेंग। सभी लोग दंग रह गए। उनके मन में एक ही विचार आया और उन्होंने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। एड्स बाय पेब फ्यूचर, ये यहाँ है। वे नहीं जानते थे कि वल्तेरू क्या करना चाहता था, लेकिन सभी जानते थे कि पाका के इरादे अच्छे नहीं थे। अगर वांग टेंग के साथ शब्दों का आदान प्रदान एक क्षुधावर्धक था तो मुख्य व्यंजन परोसा जाने वाला था। बाकी 3 ग्रैंड ड्यूक परिवारों ने भी देखा। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वे देखना चाहते थे कि पाका पहले क्या करना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या चाहते हो? वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर शांति से पूछा। मैंने सुना है कि आपने फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में एक दिव्य ज्वाला प्राप्त की है। वाल्टेरू ने कहा। दिव्य ज्वाला? सभी लोग अचंभित थे। उन्होंने वांग टेंग की दिशा में देखा। बैरन वांग टेंग के पास दिव्य ज्वाला थी और उसे यह फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड से मिला। वे फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के बारे में जानते थे। वांग टेंग ने बैरन की उपाधि पाने के लिए नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर का ट्रायल पास किया था। इसका मतलब यह था कि फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के मुकदमे में वांग टेंग ने केवल बैरन का खिताब ही नहीं जीता था। एट नोबल बनेट एट एक दिव्य ज्वाला, यह एक दुर्लभ अवसर था। यहां तक कि उपस्थित कुलीन लोग भी उससे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाए। तीनों ग्रैंड ड्यूक परिवार भी आश्चर्य और विस्मय से वांग टेंग की ओर देखने लगे। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर्स की भी यही प्रतिक्रिया थी। वे अचंभित थे और अपनी हैरानी छिपा नहीं पा रहे थे। मुझे याद है कि ग्रैंड मास्टर वांग टेंग के पास पहले से ही एक दिव्य ज्वाला है ना? ग्रैंड मास्टर हेरोल ने अपनी लार निगल ली और कुछ हिचकिचाहट के बाद आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, अब उसके पास 2 हैं। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने अपना माथा रगड़ते हुए ईर्ष्या से कहा। उसने एक और दिव्य ज्योति प्राप्त कर ली। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन को भी ईर्ष्या हुई। उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा कि काश वह इसे वांग टेंग से छीन पाता। खांसी, शांत हो जाओ। हमें अपना विवेक बनाए रखना चाहिए। हमें दिव्य ज्योति से अंधे नहीं होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने जल्दी से उन्हें आवाज संचरण के माध्यम से याद दिलाया। मुझे पता है, मैं बस ईर्ष्या कर रहा हूं। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने कड़वी मुस्कान दी। दूसरे ग्रैंड मास्टर्स भी ऐसा ही सोचते थे। उनके लिए दिव्य ज्योति का आकर्षण एक दुर्लभ और अनमोल खजाने के समान था। इसके बारे में सोचो भी मत। जो कोई भी दिव्य ज्योति प्राप्त करने में सफल रहा वह बहुत ही आत्मीयता वाला व्यक्ति है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने अतीत में दिव्य ज्वालाओं को दबाने की कोशिश की थी। जो ऐसा करने में सक्षम नहीं थे वे इसके बजाय भस्म हो गए। उनकी हड्डियां तक नहीं बची। ग्रैंडमास्टर मो डे ने उपहास किया। ग्रैंडमास्टर्स डर से कांप उठे। दिव्य ज्वालाएं दुर्लभ थीं और उन्हें वश में करना और भी कठिन था।
अगर किसी के पास ये क्षमता न हो तो वह इसके बारे में भूल सकता था। इस समय सभी को आखिरकार पाका का मकसद समझ में आ गया। उनसे ज्यादा दिव्य ज्वालाओं की परवाह किसी को नहीं थी। अपनी विशेष काया के साथ अगर उनके पास दिव्य ज्वाला होती तो वे ज्यादा शक्ति छोड़ पाते। सभी लोग वान टेन को अलग अलग नजर से देखने लगे। उनकी आंखें अब ईर्ष्या से भरी नहीं थीं। इसके बजाय वे उसके प्रति सहानुभूति रखने लगे। वह अपनी दिव्य ज्योति को बचाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता क्योंकि पाका परिवार की नजर उस पर पड़ चुकी है। सीटू वान र ने भौहें सिकुड़ते हुए आवाज में कहा, दिव्य ज्वाला। लगता है बैरन वान टेंग मुश्किल में है। वास्तव में, सीटू नान ने सहमति में सिर हिलाया। कोई भी पाका को दिव्य ज्वालाओं की खोज करने से नहीं रोक सकता था। वे इसके लिए पागल हो जाते थे। तीनों ग्रैंड ड्यूक और सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर्स ने भौहें सिकोड़ी। वे समझ गए कि यह कितना परेशानी भरा मामला था। हम्फ टिल्ड। इस समय वान टेन के मुंह से एक खर्राटों की आवाज आई। हर कोई स्तब्ध था। इस स्थिति में वह कैसे हंस सकता था। वल्टेरो ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि वान टेन उसका मजाक उड़ा रहा है। इससे वह बेहद क्रोधित हो गया। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैंने फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड से दिव्य ज्वाला प्राप्त की है? वान टेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उससे एक सवाल पूछा। मैंने देखा। सिंक्लेमन एक ठंडी मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि वान टेन का संघर्ष हताश करने वाला लेकिन बेकार था। यही तो तुम कह रहे हो। मुझे पूरा संदेह है कि तुम मुझे फंसा रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। असल में मुझे समझ नहीं आया। यह आखिर में भाग गया। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? वान टेंग ने मासूमियत से जवाब दिया। सभी अवाक रह गए। उन्हें लगा कि वान टेंग उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहा है। इस कपटपूर्ण बहाने पर कौन विश्वास करेगा? सीटू वान र और सीटू नान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में बेबसी देखी। बकवास, तुमने उस दिव्य ज्योति को वश में कर लिया। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं और यह नहीं बता सकता कि तुमने उसे वश में कर लिया है? सिंक्लेमन ने गुस्से से कहा। उसे लगा कि उसे नीची नजर से देखा जा रहा है। तब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने नहीं सोचा था कि पाका परिवार बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है, वान टेंग ने असहाय स्वर में कहा। सब लोग। तुम। सिंक्लेमन का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। उसकी आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थीं। बैरन वान टेंग, आपके पास सिर्फ एक दिव्य ज्वाला नहीं है। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड से आपने जो दिव्य ज्वाला ली थी उसके अलावा आपके पास एक और भी है न? वाल्टेरो ने सिंक्लेमन को रोका और कहा। क्या, 2 दिव्य ज्वालाएं? हर कोई अचंभित था। वे अविश्वास से भर गए थे। बैरन वान टेंग के पास 2 दिव्य ज्वालाएं थीं। भीड़ को ये बात अवास्तविक लगी। एक दिव्य ज्योति प्राप्त करना एक चमत्कार था, लेकिन वान टेंग के पास 2 थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रिय पाठकों, आप हमारी सामग्री चोरी करने वाली साइट पर पढ़ रहे हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस लिंक 39 HPCN6J को कॉपी करें और खोजें। वह कितना भाग्यशाली था। क्या वह स्वर्ग का पुत्र था? ये बुरा है। पाकस का कोई छिपा हुआ मकसद है। उन्होंने ये खबर लीक कर दी कि ग्रैंडमास्टर वान टेन के पास 2 दिव्य ज्वालाएं हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से अन्य ग्रैंडमास्टर्स से बात कर रहा था। वे कितने दुष्ट हैं। अगर उसके पास एक दिव्य ज्वाला होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन 2 दिव्य ज्वालाओं वाले व्यक्ति का प्रलोभन बहुत बड़ा है। वे उसे नरक में धकेल रहे हैं, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने गुस्से से जवाब दिया। तो यह पाका परिवार है, सही ड्यूक्स में से एक। ग्रैंडमास्टर मोर्डे क्रोधित हो गए। ये बुरा है। पाका परिवार खुलेआम वान टेन को निशाना बना रहा है। सीटू वान र ने अपने दिल में आह भरी। उसे वान टेन के लिए बुरा लगा। सीटू नान ने अपना सिर हिलाया। वान टेन की आंखों में एक तेज चमक चमकी और उसके दिल में एक शक्तिशाली हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। उसने खुद को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर किया और अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं बस भाग्यशाली था। ईमानदारी से 8 ड्यूक में से एक के रूप में मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारे पास एक भी दिव्य लो नहीं है। अगर यह सच है तो तुम्हारा परिवार काफी गरीब है। ओह ठीक है, क्या तुम उन्हें छीनना चाहते हो? पाका परिवार के सदस्यों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। हर कोई दंग रह गया।
यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग ने पाका परिवार को चिढ़ाने की हिम्मत की। क्या वह मौत की तलाश में था? लेकिन अगर पाकस परिवार ने यह बात स्वीकार कर ली तो वे अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देंगे। वे क्या करना चाहेंगे? आप एक ग्रैंड ड्यूक परिवार हैं। आप इतने बेशर्म तो नहीं होंगे, है ना? वांग टेंग ने आगे कहा। वाल्टेरो का चेहरा हरा और सफेद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उग्रज्वाला ब्रह्मांड भगवान का धैर्य बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, बैरन वांग टेंग, आपको पता होना चाहिए कि दिव्य ज्वालाएं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। आपके पास 2 दिव्य ज्वालाएं हैं। आप हमें एक क्यों नहीं देते? अंत में असली इरादा उजागर हुआ। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु ने अंततः अपनी योजना का खुलासा किया। पाका परिवार अपने पंजे दिखा रहा था। प्रतिष्ठा के लिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। केवल कमजोर लोग ही अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। पाका इतने शक्तिशाली थे कि वे इसे अनदेखा कर सकते थे। माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। कम शक्तिशाली रईसों की हिम्मत नहीं हुई कि वे जोर से सांस लें। उन्हें वांग टेंग के लिए दुख हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि उच्च पद वाले कुछ रईस, ग्रैंड ड्यूक और सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंडमास्टर भी गंभीर हो गए। स्थिति ने गंभीर मोड़ ले लिया। वांग टेंग ने बिना पीछे हटे उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की आंखों में देखा। उसका चेहरा शांत बना रहा। बहुत से लोग उनका सम्मान करने लगे। हिमस्खलन की चपेट में आने पर भी वे उदासीन रहे। हर किसी की मानसिकता इतनी मजबूत नहीं थी। अगले ही पल वांग टेंग हंस पड़ा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। मैं तुम्हें एक दिव्य ज्योति क्यों दूं? सिर्फ इसलिए कि तुम पाका हो। पाका परिवार आपको संतोषजनक कीमत देगा। क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने अपनी भौहें उठाए और शांति से उत्तर दिया। क्या कीमत मुझे पसंद है? वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और कुछ देर तक सोचता रहा। अच्छा, यह एक अच्छा सौदा है। क्या आप सहमत हैं? वाल्टेरो खुश था। पाका परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत खुश थे। साथ ही वे मन ही मन उपहास भी कर रहे थे। वांग टेंग बेवकूफ था। क्या उसने सोचा था कि वे उसे सचमुच पैसे देंगे? मुझे पाका परिवार की आधी संपत्ति दे दो, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। मौन। पाका परिवार के चेहरे पर उदासी छा गई। अन्य लोग भी अचंभित थे। बैरन वांग टेंग वाकई साहसी थे। उन्होंने पाका परिवार की आधी संपत्ति मांगी। क्या उन्हें पता था कि वह कितनी थी? कोई नहीं जानता था कि वह अपने आप को अधिक आंक रहा था या फिर वह बहुत भोला था। पाका कभी सहमत नहीं होंगे। लेकिन जल्द ही उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और महसूस किया कि वांग टेंग का उनके सामने झुकने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए उसने ऐसा असंभव अनुरोध किया था। बैरन वांग टेंग, ये बहुत ज्यादा है, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने भावशून्यता से कहा। सच में, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे संतोषजनक कीमत दोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि दिव्य ज्योति कितनी कीमती है। तुम्हारे परिवार की आधी संपत्ति भी बहुत ज्यादा नहीं है ना? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। तुम सपना देख रहे हो, वाल्टेरो ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम ही सपने देख रहे हो। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाया। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बस कह दो। तुम ही मुझसे भीख मांग रहे हो, न कि इसके विपरीत। बेवकूफ। तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? वाल्टेरो गुस्से से भड़क उठा। वह अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। वांग टेंग क्रोधित हो गया। उसने उसे बेवकूफ कहने की हिम्मत की। वह पाकस परिवार की उपाधि का उत्तराधिकारी था। किसी ने भी उसका इस तरह अपमान नहीं किया था। वही जो सवाल पूछ रहा है, वांग टेंग ने जवाब दिया। हाँफना। वाल्टेरो गुस्से में शेर की तरह जोर से हाँफने लगा। वह वांग टेंग पर झपटकर उसे काटना चाहता था। हर कोई हैरान था। वह बहुत भयंकर था। बैरन वांग टेंग ने पूरे पाका परिवार को सीधे तौर पर नकारने की हिम्मत की। वे कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भयानक। बस। उग्र ज्वाला में ब्रह्मांड भगवान चिल्लाए। उन्होंने वांग टेंग को घूरते हुए कहा, इसके बारे में ध्यान से सोचो। तुम दिव्य ज्वाला को अपने पास रखने पर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। कोई इससे तुमसे छीन लेगा और एक दिन इसकी वजह से तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। सब चुप हो गए। पाका परिवार वांग टेंग को खुलेआम धमका रहा था। एट नोबल बन एट। कुछ लोगों को लगा कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन पाका की ताकत के कारण वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी समय एक अर्ल खड़ा हुआ।
ये सही है बैरन वान टेन, मुझे लगता है कि आपको दिव्य ज्योति को सौंप देना चाहिए और पाकर परिवार के साथ व्यापार करना चाहिए। ये भविष्य में किसी को आपसे इसे छीनने देने से बेहतर है। हर कोई दंग रह गया। वे हैरानी से अर्ल की ओर देखने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह पाकर के पक्ष में बोलेगा। बैरन वान टेन, खजाना तो अच्छा है लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाएगा। सिएटल परिवार के ड्यूक ने भी अपना मुंह खोला। यहां तक कि एक ड्यूक भी खड़ा हो गया। बात यही नहीं रुकी। कुछ और रईसों ने उस पर दिव्य ज्योति देने का दबाव बनाया। वे स्पष्ट रूप से पाकर का समर्थन कर रहे थे। किसी ने भी वान टेन के पक्ष में आवाज नहीं उठाई क्योंकि वे पाकर परिवार को अपमानित नहीं कर सकते थे। वान टेन के साथ भेदभाव किया गया। सभी को उस पर दया आ गई। उसकी स्थिति दयनीय थी। हा। अचानक वान टेन हंसा। हर कोई स्तब्ध था। क्या वह क्रोध के कारण पागल हो गया था? उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी ने भौहें सिकुड़ी। वान टेन क्यों हंस रहा था? क्या उसे लगता था कि वह इस स्थिति में भी स्थिति को बदल सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मजबूर कर सकते हो? वान टेन ने मुड़कर उससे शांति से कहा। पूरा इलाका शांत हो गया। यह अचानक और अप्रत्याशित था। पाकर्स ने वान टेन को चट्टान पर धकेल दिया था और कई अन्य रईसों ने उनका साथ दिया था। कोई भी उसके कंधे पर पड़ने वाले दबाव की कल्पना कर सकता है। कोई भी छोटा सा कुलीन वर्ग इसे संभाल नहीं सकता था। दिव्य ज्योति उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। हालांकि वान टेन अभी भी हंसने और शांति से पाकर की बातों का खंडन करने में सक्षम था। एक वाक्य, क्या आपको लगता है कि आप मुझे मजबूर कर सकते हैं? सभी धमकियों को रोकने के लिए पर्याप्त था। वह अत्यंत साहसी था। सभी ने उसके साहस और हिम्मत की प्रशंसा की। हालांकि वे ये भी जानने को उत्सुक थे कि उसे यह आत्मविश्वास कहां से मिला। पाकर ने वान टेन को ऐसे देखा जैसे वह कोई जोकर हो। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उनकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी उदासीन रहा। उसे नहीं लगता था कि वान टेन के पास उसके चंगुल से बच निकलने का कोई मौका है। ये तुम्हारे भले के लिए है युवक, तुम्हें देना और लेना सीखना चाहिए। बकवास, वान टेन ने बेपरवाही से गाली दी। क्रोध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति रुक गई। वह पाकर परिवार से एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। उसकी उच्च स्थिति के कारण कोई भी उसे शाप देने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी इस युवक ने ऐसा कर दिखाया। जब वान टेन ने वाल्तेरु को श्राप दिया तो उसने पाया कि वह बहुत साहसी था। अब ऐसा लगता है कि वह सिर्फ साहसी नहीं था, वह बहुत ही दुस्साहसी था। उसके हृदय की गहराई से एक अनियंत्रित क्रोध उमड़ पड़ा। उसका चेहरा बर्फीला हो गया और उसकी निगाहें तीखी हो गईं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम इसकी कदर नहीं करते तो क्या हुआ अगर मैं इसकी सराहना नहीं करता? एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें इसके परिणाम पता होने चाहिए। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी ने नाक भान सिकुड़ी। उसने वान टेन को ऐसे घूरा जैसे वह कोई अनजान व्यक्ति हो। मैं परिणाम नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। वान टेन की निगाहें निडर थीं। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर्स की ओर मुड़ते हुए उनकी आवाज बेहद शांत थी। उन्होंने हर शब्द पर जोर दिया। क्या मैं ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर के रूप में सेकेंडरी करियर अलायंस की सुरक्षा मांग सकता हूं? तुरंत ही हंगामा मच गया। ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर, इसका क्या मतलब है? मैं शब्दों को अलग अलग पहचानता हूं, लेकिन जब वे एक साथ होते हैं तो मैं उन्हें नहीं समझ पाता। तुम अकेली नहीं हो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बैरन वान टेन सेकेंडरी करियर अलायंस के ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने कुछ अविश्वसनीय सुना है। यह अविश्वसनीय है। मुझे चुटकी काटो और बताओ कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। चले जाओ, तुम अपने आप को चुटकी काट सकते हो। वहां बहुत हंगामा हुआ। वान टेन के शब्द समुद्र में बम फेंकने जैसे थे, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। कोई भी अपना संयम नहीं रख पा रहा था। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? यहां उपस्थित अधिकांश लोग इस क्षेत्र से नहीं थे, लेकिन वे समझते थे कि ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर क्या दर्शाता है। लेकिन वान टेन तो बहुत छोटा था, वह ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता था? जब लोगों ने ये समाचार सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। नहीं, सिटू वान रन ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी दूर की और ठंडी आभा गायब हो गई थी। उसे थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। ड्यूक सीटू भी दंग रह गया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जियांग परिवार के सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। उन्हें भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, खास तौर पर जियांग चेनेक्सी और जियांग वेइशिंग। उन्होंने कुछ समय पहले ही वांग टेन से करीब से बात की थी, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि वह इतनी बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्ति था। ये खबर पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। एट नोबल एट जी परिवार को वांग टेन की पहचान पहले से पता थी, इसलिए उनके चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान थी। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि पाकर परिवार ने वांग टेन को इतनी मुश्किल स्थिति में नहीं डाला होता, तो शायद वह अपनी पहचान छिपाना जारी रखता। खैर, ये भी अच्छा था। एक बेहतरीन इंसान एक दिन चमकेगा। अगर कोई ब्रह्मांड में अपना स्थान बनाना चाहता है तो उसे अपनी चमक नहीं छिपानी चाहिए। यह अच्छी बात नहीं थी। तलवार की धार छिपाने से बेहतर था कि उसे म्यान से बाहर निकाल दिया जाए। पाकर्स परिवार के लिए खड़े होने वाले रईसों को अजीब लगा। उन्हें एक बेतुका एहसास था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। एक छोटे से बैरन में पाकर्स परिवार जैसे शक्तिशाली गुट का विरोध करने की क्षमता थी। यह अकल्पनीय था। उन्होंने पाकर्स का समर्थन किया क्योंकि उन्हें उनके द्वारा आदेश दिया गया था या वे उनका उपकार करना चाहते थे। लेकिन अगर वांग टेन ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर थे तो वे लाभ से ज्यादा नुकसान उठा रहे थे। इस पहचान का मतलब था कि वांग टेन को सेकेंडरी करियर अलायंस का समर्थन प्राप्त था। पाकर परिवार उसे छू नहीं पाएगा। उन्होंने न केवल पाकर्स की मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने उच्च क्षमता वाले ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर को भी उकसाया। ऊन लेने बाहर जाओ और कटे हुए घर आओ। यह उनकी स्थिति का अच्छा वर्णन था। सबसे ज्यादा शर्मिंदा लोग पाकर थे। वे जमीन पर जमकर खड़े थे और अचंभित थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे और वे अचंभित थे। ये कैसे संभव है? वाल्टेरू और सिनिक्लेमोन के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए थे। वे सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसने सोचा कि वांग टेन का आत्मविश्वास ग्रैंडमास्टर्स के साथ उसके उतले रिश्ते या अन्य 3 ग्रैंड ड्यूक्स की उससे बड़ी उम्मीदों की वजह से था। यह आत्मविश्वास उन पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वांग टेन का आत्मविश्वास खुद से आया। और यह आत्मविश्वास छोटा नहीं था। एक ट्रिपफील्ड ग्रैंडमास्टर के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता था। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंडमास्टर्स अब और नहीं देख सकते थे। अगर वांग टेन ने यह नहीं कहा होता तो वे शायद उसकी पहचान बता देते। पाकर परिवार ने एक सीमा पार कर ली थी। यदि वे लोग थे जिनके पास दिव्य ज्वाला थी, तो क्या पाकर लोग उसे उनसे भी छीनने वाले थे? वे वांग टेन की स्थिति से सहानुभूति रखते थे, इसलिए वे और भी अधिक क्रोधित थे। अतीत में माध्यमिक करियर वाले लोग आमतौर पर नुकसान में रहते थे। उन्हें कई बार धमकियां दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप सेकेंडरी करियर अलायंस का जन्म हुआ। उन्होंने मिलकर काम किया ताकि उन्हें धमकाया न जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब पाकर्स परिवार ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर वांग टेन को धमका रहा था। यह सेकेंडरी करियर अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी उत्तेजना थी। धमाका। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड गुस्से से खड़े हो गए। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने भी ऐसा ही किया। ग्रैंडमास्टर हैरोल्ड, ग्रैंडमास्टर किरटन, ग्रैंडमास्टर मोर्डे, सभी ग्रैंडमास्टर्स वांग टेन के पीछे खड़े थे और एक शक्तिशाली और भयानक आभा बना रहे थे। हाँ, उनके मुख से दृढ़ स्वर निकला। धमाका। ये सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इससे एक ध्वनि विस्फोट पैदा हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कान बहरे हो गए और इसका असर पूरे आयोजन स्थल पर फैल गया। सब चुप हो गए। सारी आवाजें मानो गायब हो गई हों। भीड़ इस दृश्य को आश्चर्य से देख रही थी। वे इन ग्रैंडमास्टरों के गुस्से के साथ साथ वांग टेन के प्रति उनकी सुरक्षात्मक भावना को भी महसूस कर सकते थे। वल्टेरू और सिनिक्लेमोन के चेहरे हरे हो गए। उनकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि घटनाओं के इस मोड़ ने उन्हें चकित कर दिया। उनके पीछे बैठे नौजवानों की हालत और भी खराब थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे अपनी सीटों पर कमजोर होकर लेटे हुए थे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु हौंफ रहे थे। वे अपनी सीट से उछल पड़े और दांत पीसते हुए बोले, बैरन वांग टेन, तुम अच्छे हो। ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर। उसका गुस्सा कोई भी सुन सकता था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा होने के बावजूद उसने अपना संयम खो दिया। कोई भी देख सकता था कि वह कितना क्रोधित था।
क्रोध उसके दिल में एक गरजती हुई आग की तरह भड़क रहा था जो वांग टेंग को निगल जाना चाहता था। माहौल चरम बिंदु पर पहुंच गया। एक तरफ पाकर परिवार था और दूसरी तरफ सेकेंडरी करियर अलायंस था। दोनों ही पक्ष शक्तिशाली गुट थे। हर कोई उनके बीच आगे पीछे देखता था। आखिर में कौन हंसेगा? अब क्या आपको अभी भी लगता है कि आप मेरी दिव्य ज्वाला ले सकते हैं? वांग टेंग ने शांति से पूछा। ट्रिपफील्ड ग्रैंड मास्टर, अगर मैं इसे लेना चाहूं तो आप क्या कर सकते हैं? क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने भावशून्यता से कहा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी, अपने शब्दों से सावधान रहें। ग्रैंड मास्टर्स के भाव बदल गए। क्या सेकेंडरी करियर अलायंस मेरे पाकर परिवार का दुश्मन बनने जा रहा है? उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की निगाहें ठंडी हो गईं जब उन्होंने उनसे सवाल किया। क्या पाकर परिवार हमारे सेकेंडरी करियर अलायंस के नियमों को रौंदने जा रहा है? ग्रैंडमास्टर मो डे एक गुस्सैल व्यक्ति था। उसने बिना किसी डर के ब्रह्मांड के स्वामी पर चिल्लाया। अन्य ग्रैंडमास्टर भी पीछे नहीं हटे। वे आगे बढ़े और उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु को घूरने लगे। युद्ध आसन था। सेकेंडरी करियर अलायंस और पाकर्स परिवार के बीच गतिरोध की स्थिति थी। कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी को द्वितीय करियर गठबंधन से थोड़ा डर था। भले ही उपस्थित ग्रैंडमास्टर्स केवल महान कियान ग्रह शाखा का प्रतिनिधित्व करते थे, फिर भी उन्होंने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने जनता के गुस्से को भड़का दिया और पूरा सेकेंडरी करियर अलायंस उसकी निंदा करने के लिए खड़ा हो गया, तो पाकर परिवार गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। सेकेंडरी करियर अलायंस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुटों में से एक था। उनका प्रभाव व्यापक था, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के रूप में वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करने पर भी एक छोटे से बैरन से दिव्य ज्वाला प्राप्त करने में असमर्थ था। अगर यह खबर फैलती तो कितना मजाक होता। इसके अलावा वांग टेंग ने बार बार उसका खंडन किया। वह अपमानित महसूस करता था और उसे माफ नहीं कर सकता था। अगर चीजें इस तरह खत्म होती तो वह ब्रह्मांड में अपनी जगह नहीं बना पाता। सेकेंडरी करियर अलायंस। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उनके शरीर के चारों ओर की आभा फट गई और वांग टेंग और अन्य लोगों के ऊपर चक्कर लगाने लगी। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंड मास्टर्स यूनिवर्स स्टेज पर नहीं थे, इसलिए वे दबाव का विरोध नहीं कर सके। उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे क्रोधित थे। क्या उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान सचमुच उन पर आक्रमण करने वाले थे? उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी, आपके परिवार का मेरे बैरन निवास में स्वागत नहीं है। कृपया चले जाएं, वांग टेंग ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह ग्रैंडमास्टर्स को अपमानित होने की अनुमति नहीं दे सकता था। टकराना। वांग टेंग ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसके शब्द उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी के लिए आखिरी तिनका साबित होंगे। इसने ब्रह्मांड स्वामी के क्रोध को और भी भड़का दिया। वह दूसरों पर अत्याचार करने का आदी था, इसलिए वह इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका। वह अब और परवाह नहीं कर सकता था और बस वांग टेंग को नीचे गिराना चाहता था। उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाती आभा अचानक वांग टेंग और बाकी लोगों पर पड़ी। उसी समय उसने अपना हाथ बढ़ाया और वांग टेंग पर पंजा मारा। अटैक नोबल बनेट एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी में वांग टेंग पर हमला करने की हिम्मत होगी, भले ही उसने सेकेंडरी करियर अलायंस को सामने लाया हो। वे अचंभित थे। ग्रैंडमास्टर्स भी हैरान रह गए। पागल। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान पागल था। वह ऐसा निर्णय कैसे ले सकता था? क्या उसे सेकेंडरी करियर अलायंस के क्रोध का डर नहीं था? वांग टेंग को भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस स्तर तक पहुंच जाएंगी। जब उसने उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी को हमला करते देखा तो उसने आंखें सिकोड़ ली और तुरंत पीछे हटना चाहा। हालांकि उसके चारों ओर का स्थान एक शक्तिशाली बल द्वारा बंद कर दिया गया था। वह एक इंच भी हिलने में असमर्थ था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी अभी भी 10 मीटर से अधिक दूरी पर था, लेकिन ज्वालाओं का उपयोग करके उसने जो हथेली बनाई थी वह अंतरिक्ष में यात्रा करती हुई सीधे वांग टेंग के गले की ओर बढ़ रही थी। वांग टेंग को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। मौत का खतरा उसके दिल में घर कर गया। उसने अपनी ताकतें छोड़ दी और अपने आसपास की सील तोड़ने के लिए अपनी अंतरिक्ष शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। दरार। हवा में स्पष्ट ध्वनि विस्फोट सुनाई दिया। टकराना। तभी एक हल्की सी आवाज हुई और वांग टेंग किसी तरह से छूट गया। उसने तुरंत ही वापस गोली चलाई। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी।
ज्वलंत हथेली बिजली की गति से वांग टेन की गर्दन की ओर बढ़ी। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा अत्यंत शक्तिशाली था। उनके बीच एक खाई थी जिसे वांग टेन पार नहीं कर सकता था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। उसकी अंतरिक्ष शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही वांग टेंग को भयंकर संकट में डालने के लिए पर्याप्त था। वांग टेंग ने भले ही अपने आप को अंतरिक्ष लॉक से मुक्त कर लिया हो, लेकिन वह उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी की ज्वलंत हथेली से बच नहीं सका। कुछ ही सांसों में जलती हुई हथेली वांग टेंग के गले से कुछ इंच की दूरी पर थी। ये बत्तख पकड़ने जितना आसान था। एड्स बाय पब फ्यूचर VAS। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी के होठों पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह वांग टेंग का उसके निरर्थक संघर्ष के लिए मजाक उड़ा रहा था। हालांकि वांग टेंग भावशून्य रहा। उसने कुछ दूरी पर खड़े दूसरे पक्ष को गौर से देखा और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द एक खतरनाक आभा घूम रही थी। वह अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हाल ही में उन्हें जो गॉडस्लेयर स्वॉर्ड शास्त्र प्राप्त हुआ था, उसे अब उपयोग में लाया जा सकता है। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु तैयार नहीं था, इसलिए गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र निश्चित रूप से उसे थोड़ा कष्ट देने में सक्षम होगा। वांग टेंग कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था जो विरोध नहीं कर सकता था। अचानक वह स्तब्ध रह गया। उसने कुछ महसूस किया और हमले की तैयारी रोक दी। टकराना। इस समय एक मुट्ठी का निशान वांग टेंग के सामने से निकला, जो सीधे जलती हुई हथेली की ओर बढ़ रहा था। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं था। सभी ताकतें संयमित लग रही थीं। इसका प्रभाव एक छोटे से स्थान तक ही सीमित था। ये कहीं और नहीं फैला। आग की लपटों से बनी हथेली तुरंत नष्ट हो गई। टैप टैप टैप। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने खुद को स्थिर करने में कामयाब होने से पहले अनैच्छिक रूप से 3 कदम पीछे हट गए। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जब सभी को होश आया तो देखा कि मारपीट बंद हो चुकी थी। भीड़ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं। उनका दिमाग इस दृश्य को जल्दी से समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ? किस ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने अभिनय किया? सभी लोग असमंजस में अपने चारों ओर देखकर उस व्यक्ति की तलाश करने लगे जिसने ये कृत्य किया था। उग्र फ्लेमिंग, क्या तुम्हें इस बुढ़ापे में एक जूनियर पर हमला करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? बगल से एक खर्राटों की आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और समझा कि यह जी परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति था। जी जिया, क्या तुम मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने जा रही हो? उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया क्योंकि उसने जी परिवार के बुजुर्ग को घूर कर देखा। बस थोड़ा और वह सफल हो जाता। उस समय वांग टेंग उसके नियंत्रण में होगा। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसकी योजना को बिगाड़ दिया। तो क्या हुआ अगर मैं हस्तक्षेप करूं? जी शिया ने अहंकार से उत्तर दिया। वह उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी से नहीं डरता था। मुझे आपके काम करने का तरीका पसंद नहीं है। आप बिल्कुल भी ग्रैंड ड्यूक परिवार की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। तुम। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, चुनकी बैरन वांग टेंग आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको चले जाना चाहिए। क्या आप बेशर्मी से यहाँ बैठे रहेंगे? जी जिया ने अपने हाथ पीछे करके व्यंग्य किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आज ही दिव्य ज्वाला प्राप्त करनी होगी। यदि तुम्हारा जी परिवार हस्तक्षेप करता है तो मैं कुलीनता युद्ध आरंभ कर दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे दोष मत देना। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने क्रोध से चिल्लाया। एक कुलीन युद्ध। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। क्या उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु के दिमाग में कोई खोट था? वह कुलीन युद्ध कैसे शुरू कर सकता था? कुलीनता युद्ध क्या था? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जब कुलीनों के बीच संघर्ष होता था तो कुलीन लोग बड़े पैमाने पर स्टार युद्ध शुरू कर सकते थे। आमतौर पर इसका परिणाम कुलीन परिवार के उत्थान या पतन के रूप में होता था। इसका प्रभाव बहुत बड़ा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति कुलीन युद्ध को लापरवाही से शुरू करने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक भी नहीं। पर इस समय पाकर परिवार के वाल्टेरू और सिंक्लेमोन भी स्तब्ध थे। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। क्या उनके पूर्वज गंभीर थे? वह एक कुलीन युद्ध शुरू करना चाहता था। यह कोई मजाक नहीं था। जी शिया को उम्मीद नहीं थी कि उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी इतना पागल होगा। उसने आंखें सिकोड़ ली। कुलीन युद्ध। वांग टेंग ने तुरंत ही माहौल में बदलाव महसूस किया। कुलीनता युद्ध वर्जित लग रहा था। राउंड बॉल। कुलीनता युद्ध क्या है?
वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी और जल्दी से अपने मन में पूछा। वह पागल है, पाकर परिवार पागल है। राउंड बॉल भी चौंक गया। ये वांग टेंग के दिमाग में चिल्लाया, ये कुलीनता का युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो दो कुलीन परिवारों की नींव को नुकसान पहुंचा सकता है। दो रईसों ने एक कुलीन युद्ध शुरू किया था। इसका अंत दोनों पक्षों को भारी नुकसान के साथ हुआ। वे ग्रैंड ड्यूक के अंतिम दो सदस्य हैं। कई सालों तक स्वस्थ रहने के बाद आखिरकार वे ठीक होने लगे हैं। हालांकि वे आज भोज में उपस्थित नहीं हैं। वांग टेंग ने जब ये स्पष्टीकरण सुना तो उसके दिल में बेकाबू सांसें चलने लगी। हालांकि राउंड बॉल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि अतीत में युद्ध कितना भयानक था। दो महानुभावों के बीच युद्ध अवश्य ही भयावह रहा होगा। संभवतः इसमें अनेक आकाशगंगाएं शामिल थीं। ये युद्ध इतना शक्तिशाली था कि इससे उनकी नींव को नुकसान पहुंचा। इसका वर्णन करने के लिए युद्ध ही सही शब्द था। क्या पाकर परिवार हमेशा से इतना लापरवाह रहा है? ये बात परेशान करने वाली हो रही थी। यदि पाकर परिवार ने वास्तव में उसकी दिव्य ज्योति के लिए कुलीनता युद्ध शुरू किया, तो वह जानता था कि कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होगा। जी परिवार कुलीनता युद्ध शुरू नहीं करेगा क्योंकि वे उसका एहसानमंद है। यहां तक कि सेकेंडरी करियर एलायंस को भी एक कदम पीछे हटना पड़ सकता है। यह एक दिलचस्प सवाल था। कुलीनता युद्ध का प्रभाव बहुत बड़ा था। नहीं, आप नहीं समझते कि उनके लिए दिव्य ज्वाला का क्या मतलब है। मैंने भी गलती की। मैंने दिव्य ज्वालाओं के लिए उनके लालच और इच्छा को कम करके आंका, राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा। यह असहाय और खेदजनक महसूस हुआ। यह उम्मीद नहीं थी कि पाकर परिवार दिव्य ज्योति के लिए इतनी दूर तक जाएगा। जी परिवार चुप हो गया। वांग टेंग का दिल बैठ गया। जी युवानकिंग और अन्य लोग बहुत घबरा गए थे। उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। हालांकि अगले ही पल ब्रह्मांड के भगवान जी शिया मुस्कुराए। उनकी निगाहों में तिरस्कार था और उनकी शांत आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो हम युद्ध करेंगे। 10 शब्द। यह एक सरल उत्तर था। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। उनके प्राचीन एवं वृद्ध शरीर से अद्वितीय प्रभुत्व एवं राजसी लड़ाकू भावना प्रस्फुटित हुई। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। वे डरकर उसे घूरने लगे। जी युवानकिंग और दूसरे लोग भी घबरा गए। वे अपने चेहरे पर नियंत्रण खो बैठे। वांग टेंग ने अपना सिर घुमाया। वह अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जी परिवार उसका कर्ज चुकाने के लिए इतनी दूर तक जाएगा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी को अपने चेहरे की मांसपेशियां फड़कती हुई महसूस हुई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जी शिया को गौर से देखने लगा। माहौल भयावह था। हवा में तूफान सा चल रहा था। कौन उम्मीद कर सकता था कि एक सरदार के भोज से कुलीन वर्ग भड़क उठेगा। युद्ध। जीजिया तुम। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी हैरान और क्रोधित था। उसे अपने शब्द नहीं मिल रहे थे। उसका कुलीन वर्ग के बीच युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस जी परिवार को पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ा आदमी उसकी धमकी को नजरअंदाज करके अंत तक उससे लड़ेगा। क्या तुम डर गए हो? ब्रह्मांड भगवान जी शिया ने धीरे से कहा। बकवास, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान दहाड़े। तो पर आजा। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान को अब और क्या कहना है, ये समझ में नहीं आया। उन्होंने कोसना शुरू कर दिया। एट नोवल्बन एट सांस। इस समय आंगन में एक हल्की आह गूंजी। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने हवा में देखा। उस क्षेत्र में जगह विकृत हो गई और एक बूढ़ी आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ी। इस नवागंतुक के माथे पर एक ज्वाला थी और वह गंजा था। ज्वाला एक छोटे फीनिक्स की तरह थी। ये दिव्य लग रहा था। इन दो विशेषताओं से उस व्यक्ति की पहचान उजागर हो गई। वह पाकर परिवार का एक और सदस्य था। उसके शरीर में मौजूद शक्ति की चमक से ऐसा प्रतीत होता था कि वह व्यक्ति एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था और वह अपने चरम पर भी था। ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड के स्वामी। ब्रह्मांड के स्वामी जी शिया ने दूसरे पक्ष को पहचान लिया। वह गंभीर हो गया। ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान। किसी ने तुरंत नाम दोहराया। ये वही है। पाकर परिवार से फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड। हे भगवान, वह भी यहाँ है। मैंने सुना है कि फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड कई सालों से ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरान अपने पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। फिर भी वे दिव्य ज्योति के लिए आए थे। पाका आज दिव्य ज्योति को छीनने के लिए दृढ़ है। वांग टेंग की नजरें चमक उठी।
उनके उद्गार सुनने के बाद उसे दूसरे पक्ष की असाधारण पृष्ठभूमि का पता चल गया। यह पाक की एक और प्राचीन उपस्थिति थी। अब तो वह भी थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किए और कई मौकों का फायदा उठाया। फिर भी वह अभी भी मुश्किल में फंसे हुए थे। उन्होंने और राउंड बॉल दोनों ने पाक परिवार के लालच और उनकी बेशर्मी को कम करके आंका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसने उम्मीद की होगी कि वे उससे निपटने के लिए 2 ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा भेजेंगे। वांग टेन को यह नहीं पता था कि अतीत में उसका असाधारण प्रदर्शन ही वास्तविक कारण था जिसके कारण पाक परिवार ने 2 ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धाओं को भेजा था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान अग्रिम पंक्ति में थे। यदि वे सफल होते तो ये सबसे अच्छा होता। अन्य ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा से निपटने के लिए 2 ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धाओं को भेजना थोड़ा शर्मनाक था। बेशक अगर चीजें उस चरण तक पहुंच गईं, तो दूसरे ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा की उपस्थिति उनकी सफलता सुनिश्चित करेगी। ये स्पष्ट था कि दूसरा मामला सच हुआ। वांग टेन का ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर खिताब और जी परिवार का हस्तक्षेप दोनों ही पाकस परिवार की भविष्यवाणी से बाहर थे। शुरू से ही दोनों पार्टियां अपने अपने तुरुप के पत्ते आजमाने में लगी रहीं। वांग टेंग ने अपना तुरुप का पत्ता दिखाकर पाक परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड प्रकट हुए और अपने आसपास के माहौल को देखा। उन्होंने यूनिवर्स लॉर्ड जिजिया को देखा और कहा, जिजिया, आप हमें नहीं रोक सकते। प्रसिद्ध पाक परिवार ने एक बैरन की देखभाल के लिए 2 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं को सक्रिय किया है। तुमने आज मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। ब्रह्मांड के भगवान जिजिया ने उपहास किया। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। चाहे आप कुछ भी कहें, आज रात का परिणाम नहीं बदलेगा, ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान ने शांति से उत्तर दिया। हम्फ, ब्रह्मांड भगवान जिजिया ने सूंघा। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। वह अकेले 2 ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धाओं को नहीं रोक सकता था। बैरन वांग टेंग, मुझे लगता है कि आपको दिव्य ज्वाला मुझे दे देनी चाहिए। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड की नजर आखिरकार वांग टेंग पर पड़ी। उसका स्वर नीरस था। उसकी आवाज एक डाकू जैसी लग रही थी जो दूसरे लोगों के घरों में घुस आया हो और मालिक से उनका पैसा मांग रहा हो। उन्होंने अपनी बात को सही और उचित बताया। वे शांत लेकिन दबंग लग रहे थे। सन्नाटा। सभी ने दया से वांग टेंग को देखा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। अब वह क्या कर सकता है? वांग टेंग की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में अपमान का भाव महसूस हुआ। खतरे में भाग्य की तलाश। उसने बैरन की उपाधि प्राप्त कर ली थी और महान कियान साम्राज्य में अपना स्थान बना लिया था। यहां तक कि काओ होंटू भी उसे छू नहीं सका। फिर भी परिणाम वही रहा। वह अभी भी पाक परिवार जैसे शक्तिशाली गुट के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। यह उसका मुद्दा नहीं था। उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर और नीच था। उन्होंने साम्राज्य के कानून और व्यवस्था के प्रभाव को भी बहुत ज्यादा आंका। पाक परिवार जैसी शक्तिशाली उपस्थिति कानूनों को अनदेखा करने और जो कुछ भी वे चाहते थे उसे प्राप्त करने में सक्षम थी, जब तक कि वे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाते। अगर वे वांग टेंग को खुलेआम नहीं मारते तो सब कुछ ठीक था। यही कारण था कि वे उनके समारोह के तुरंत बाद ही दिव्य ज्योति छीनने के लिए सीधे उनके निवास पर आने का साहस कर पाए। उन्हें इस बारे में कोई झिझक नहीं थी। वांग टेंग, इसे सौंप दो। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खेद है, यह असंभव है। इसके बारे में सोचना भी मत। वांग टेंग अचानक शांत हो गया। वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और पाक परिवार की ओर देखा। वह पूरी तरह से तैयार था। वह जीवन मृत्यु के संघर्ष के लिए तैयार था, इसलिए उसके दिल में कोई डर नहीं था। अपनी वर्तमान अंतरिक्ष शक्ति के साथ उसके पास भागने का मौका था। बदला लेने के लिए ठंडा खाना सबसे अच्छा होता है। अब वह उन्हें हरा नहीं सकता था, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा। जब तक वह जिंदा था, वह आज जो कुछ भी सहा है उसका बदला लेगा। हाँ, फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने आह भरी। मैं तुम्हारे जैसे जूनियर से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम वाकई असंवेदनशील हो। हम बूढ़े आदमी, आओ और मुझ पर हमला करो। चलो देखते हैं कि मैं एक कमजोर आदमी हूं जिसे तुम आसानी से नियंत्रित कर सकते हो या नहीं। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। जब वांग टेंग ने उसे बूढ़ा आदमी कहा तो फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड गुस्से में हरा हो गया।
उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उग्र फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड इतना क्रोधित क्यों था और कुलीन युद्ध शुरू करना चाहता था। ये युवा बदमाश क्रोधित था। मुझे लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्य करना होगा। इस बार कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड कार्य करने वाला था। वांग टेन की नजर तेज हो गई। उसके शरीर में अंतरिक्ष शक्ति हिंसक रूप से हिलने लगी। हा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं अंदर आ जाऊं तो क्या होगा? इस समय हंसी की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने भौहें सिकोनी और कैवेंडिश परिवार की दिशा में देखा। बोलने वाला व्यक्ति बोला था। वांग टेंग ने भी देखा। आश्चर्य के अलावा उसकी आंखों में कृतज्ञता भी देखी जा सकती थी। कैवेंडिश परिवार का उस पर कोई एहसान नहीं था, लेकिन बोला फिर भी उसकी मदद के लिए आगे आया। यह उनके द्वारा किया गया बहुत बड़ा उपकार था। कैवेंडिश परिवार के युवा साथी फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने कहा, तुम अभी स्वर्ग के चरण पर हो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। हम्फ। जब बुजुर्ग ने बोला को जवान कहकर पुकारा तो वह हंस पड़ा। उसके शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। टकराना। बोला के शरीर के चारों ओर बल में उतार चढ़ाव बहुत बढ़ गया। वह स्वर्ग के द्वार पर कदम रखकर ब्रह्मांड के चरण में प्रवेश कर गया। वहां उसकी आभा तब तक चढ़ती रही जब तक वह तीसरे स्तर के ब्रह्मांड चरण तक नहीं पहुंच गया। हर समय अपनी क्षमता को दबाना असुविधाजनक है। बोला ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी पीठ को फैलाया। हर कोई अचंभित था। वे अचंभित थे। बोला अपनी क्षमता को दबा रहा था। वह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच गया था। उत्तेजना कुछ ज्यादा ही थी। उपस्थित लोगों को प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ समय चाहिए था। यहां तक कि डीक्यू भी हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। वह अविश्वास से भर गया था। उसे नहीं पता था कि बोला उसकी साधना को छुपा रहा था। यह आदमी ब्रह्मांड भगवान जी शिया दिल खोलकर हंसे। उनके लिए बोला भी एक जूनियर था। इसलिए जब बोला ने अपनी असली शक्ति जारी की और फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड और अन्य लोगों को निराशा और हताशा का कारण बना, तो उन्हें यह दिलचस्प लगा। क्या आपको लगता है कि मैं अब आपको रोक सकता हूं? बोला ने फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स